आसिफ अली का शानदार बंगला 2000 गज पर बना हुआ था। मेन गेट पर पीतल के झिलमिलाते हुरूफ वाली नेम प्लेट थी और गेट के इंतहाई बाईं जानिब एक और तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, कुत्तों से होशियार रहें। मैंने अमान से कहा, सीधे निकले चलो। स्टीयरिंग उस वक्त उसी के हाथ में था और मैं और तैमूर पिछली सीट पर थे। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा इस वक्त शाम के 4 बजे हैं, आसिफ अली तो अभी तक ऑफिस में ही होगा। मैंने कहा हाँ, मगर हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि शाहाना इस वक्त घर पर होगी या नहीं। फिर मैंने चौंक कर कहा, तुम शाहाना को पहचान लोगे? तैमूर ने कहा, 10 साल में इंसान अच्छा खासा बदल जाता है, मगर मेरा ख्याल है कि मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो भी तुम्हें पहचान लेगी। तैमूर ने कहा, कुछ कह नहीं सकता। अगरचे उस वक्त बहुत छोटी थी, फिर मुझ में भी खासी तब्दीली आ गई है। मेरा जिस्म भारी हो गया है। उस वक्त मैं क्लीन शेव था, अब चेहरे पर मूछें हैं। मैंने हंसकर कहा, उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत होगी, मगर अब नहुसत बरस रही है। ड्राइवर भी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। तैमूर ने जलकर कहा, तो आपकी सोहबत में रहकर क्या चेहरे पर नूर की बारिश होगी? मैंने हंसकर कहा, इस वक्त तो वाकई मेरे चेहरे पर नूर बरस रहा है। उस वक्त मेरे चेहरे पर ब्राउन रंग की घनी दाढ़ी थी, सर के बाल भी ब्राउन थे और आंखों पर नीले कॉन्टैक्ट लेंस थे। चेहरे पर नाजुक से खूबसूरत फ्रेम का चश्मा था और मैं उस वक्त कोई गैर मुल्की सिफारतकार लग रहा था। मुझसे गलती ये हुई थी कि तैमूर का हुलिया नहीं बदला था। वो इस घर में रह कर गया था। उसे आसिफ अली का कोई पुराना मुलाजिम, शाहाना, आसिफ अली की बीवी या खुद आसिफ अली कोई भी पहचान सकता था। मगर अब क्या हो सकता था? मैं महज इसके लिए वक्त जाया नहीं कर सकता था। मैंने अमान से कहा, एक लंबा चक्कर काट कर गाड़ी दोबारा वहीं ले चलो, और मैंने सीट की पुश्त से टेक लगाकर पाइप सुलगा लिया। वो भी मेरे बदले हुए रूप का एक हिस्सा था। 10 मिनट के बाद हम दोबारा आसिफ अली के बंगले के सामने से गुजर रहे थे। मैंने अमान से कहा, कोई मुनासिब सी जगह देखकर गाड़ी पार्क कर दो। उसने कुछ आगे जाकर 2 बंगलों के दरमियान एक खाली प्लॉट में गाड़ी रोक दी। फिर मैं और तैमूर टहलने वाले अंदाज में मतलूबा बंगले के अकब में पहुंच गए। वहां भी छोटा सा एक आहनी दरवाजा मौजूद था, मगर दरवाजे के बाहर कच्ची जमीन पर मौजूद कदमों के निशानात से अंदाजा हो रहा था कि ये दरवाजा मुलाजिमों वगैरह के ज़ेरे इस्तेमाल है। बंगले की बाउंड्री वॉल काफी बुलंद थी और आसपास कोई ऐसा दरख्त भी नहीं था जिसके जरिए अंदर पहुंचा जा सकता। यूं भी दीवार पर नोकदार आहनी सलाखें लगी हुई थीं। गाड़ी की डिक्की में मजबूत रस्सी का एक लच्छा तो मौजूद था, मगर यूं दिन दिहाड़े रस्सी के जरिए किसी के घर में कूदना हंसी खेल नहीं था। मुझ पर झुंझलाहट तारी होने लगी। मैं अंधेरा फैलने का इंतजार नहीं कर सकता था। एक एक लम्हा कीमती था। बंगले के अंदर से बहुत से बच्चों की मिली-जुली आवाजें आ रही थीं। मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ अली की सिर्फ 2 बेटियां थीं। इसका मतलब ये था कि वो बच्चे घरेलू मुलाजमीन के थे। शायद सर्वेंट क्वार्टर्स बंगले के अकबी दीवार के नजदीक था। तैमूर मुझसे चंद कदम आगे था और अमान मेरे पीछे। हम लोगों के सिगरेट लाइटर्स में वही माइक्रोफोन ट्रांसमीटर्स पोशीदा थे। मैंने अचानक एक जुआ खेलने का फैसला कर लिया और ट्रांसमीटर ऑन करके तैमूर से कहा, मैं बंगले के अंदर जा रहा हूँ। इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, मैं ट्रांसमीटर ऑफ करके अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने तैमूर और अमान दोनों को चौंकते देखा, मगर रुका नहीं। मैं फौरी तौर पर बंगले के अंदर जाने का फैसला कर चुका था। मैंने दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी। फौरन ही अंदर से एक करख्तदार आवाज गूंजी, कौन है? मैंने कहा, मैं जेम्स हेडले हूँ। मेरा लहजा अमेरिकन था। फिर शायद दरवाजे की झुर्री में से किसी ने मेरा जायजा लिया और बोला, कोई गोरा है जी। फिर किसी के कदमों की आवाज उभरी और दरवाजे के पास थम गई। अंदर से फिर वही करख्त आवाज गूंजी, ओए कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए? मैंने इस मर्तबा जरा ऊंची आवाज में झुंझुलाहट का मुजाहरा किया। कहा, मैं जेम्स हेडले हूँ। इस मर्तबा आवाज में करख्तगी कुछ ज्यादा थी। ओए तुम सामने वाले गेट से आओ। फिर एक खनकती हुई निस्वानी आवाज गूंजी, ठहरो, ये जेम्स हेडले यहाँ कैसे आ गया, वो भी अकबी गली से? फिर वो बुलंद आवाज में बोली, हु इज देयर? मैंने तीसरी मर्तबा वही जुमला दोहरा दिया, आई एम जेम्स हेडले। फिर दरवाजे का बोल्ट सरका और वो थोड़ा सा खुल गया। अंदर से खूबसूरत सी एक लड़की ने बाहर झांका और मुस्कुरा कर रवां इंग्लिश में बोली, यस मिस्टर हेडले, आपको किससे मिलना है और आप स्टेट से कब आए? मैंने माजरत खाना लहजे में कहा, मेरा बंदर आपके घर में कूद गया है। कमबख्त बहुत शरारती है। मुझे ये फिक्र है कि कहीं वो आपके कुत्तों के हत्थे न चढ़ जाए। बहुत कीमती और ट्रेंड बंदर है। लड़की ने हंसकर कहा, बंदर? फिर वो दिलकश अंदाज में हंसने लगी। मैंने मसनूई खफकी से कहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझको बंदर समझ रही हो। मैंने मसनूई खफकी से कहा, इतना हंसने की क्या बात है बेबी, मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया? मेरे जुमले पर लड़की खिलखिलाकर हंस दी। मैं वाकई झुंझला गया। कहा, देखो बेबी, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं सामने वाले बंगले में रहता हूँ और पहली दफा तुमसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। तुम शायद आसिफ साहब की बेटी हो। लड़की ने आंखें नचाईं, बोली, आई सी, तुम तो मेरे डैडी को भी जानते हो। मैंने कहा, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कई बार मेरे साथ डिनर कर चुके हैं। लड़की संजीदा हो गई, बोली, सॉरी मिस्टर हेडले,
असल में पहले आपका नाम। फिर बंदर का तस्करा सुनकर हंसी आ गई। उसे फिर हंसी आ गई, मगर वो इस दफा जब्त कर गई। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, अच्छा बेबी, अपने किसी मुलाजिम से कहो कि वो मेरा बंदर ढूंढे। तुमने नाम नहीं बताया अपना। उसने जल्दी से कहा, मेरा नाम शहाना है, शहाना आसिफ अली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लड़की इतनी अल्हड़ और मासूम थी कि उसे अगवा करने का तसव्वुर ही शर्मनाक था, मगर मेरी नीयत साफ थी, इसलिए मैंने अमली कार्रवाई का इरादा कर लिया। लड़की ने मासूमियत से पूछा, क्या सोच रहे हैं मिस्टर हेडले? तुम्हारा बंदर अगर हमारे घर में है तो महफूज है, कुत्तों की फिक्र मत करो, वो इस वक्त बंधे हुए हैं। ये और बात है कि बंदर खुद ही डॉग हाउस में जा घुसे। फिर वो चौंक कर बोली, मैं भी कितनी बदअखलाक हूँ, प्लीज तुम सामने वाले गेट से आ जाओ और हमारे साथ एक कप कॉफी पी लो। उस वक्त तक हमारा कोई मुलाजिम बंदर को भी ढूंढ लाएगा। मैंने कनखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। उस वक्त गली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। तैमूर और अमान दाएं बाएं से दीवार के साथ चिपके हुए मेरे नजदीक पहुंच गए थे। गफूर की करख्त आवाज सुनाई दी, चलें बीबी, ये दरवाजा बंद करें और इस बंदर की औलाद से कहें कि सामने वाले मेन गेट से तशरीफ लाए। लड़की ने तेज लहजे में कहा, गफूर, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। अगर इसे उर्दू आती होगी तो ये क्या सोचेगा? यहाँ जो गैर मुल्की रहते हैं वो इतनी उर्दू तो समझ लेते हैं। लड़की दरवाजे के सामने से हट गई और इससे पहले कि दरवाजा बंद होता मैंने दरमियान में पैर अड़ा दिया। दूसरी तरफ से शायद गफूर दरवाजे को धकेलने लगा। मुझे ये इत्मीनान था कि कुत्ते इस वक्त बंद हैं। वो खुले भी होते तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। हाँ, उनके शोर शराबे से अच्छा खासा हंगामा हो जाता। मैंने दरवाजे का पट पकड़ कर जोर से अंदर की तरफ धक्का दिया। गफूर धमाके से अंदर की तरफ गिरा और दरवाजा पूरा खुल गया। दूसरे ही लम्हे मैं बंगले के अंदर पहुंच गया। मैंने देखा गफूर मुसल्ला था और लेटे ही लेटे अपनी राइफल सीधी कर रहा था। मैं बिजली की तरह लपका और उसकी कनपटी पर ठोकर रसीद करता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। शहाना इतनी हैरतज़दा थी कि उसने वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की थी। वहां मुख्तलिफ उम्र के बहुत से बच्चे थे। उनके लिबासों से अंदाजा हो रहा था कि वो मुलाजिमों के बच्चे थे और शायद शहाना उन्हीं के साथ खेल रही थी। जब तैमूर और अमान भी बंगले में दाखिल हुए तो शहाना दहशतज़दा हो गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर मैंने झपट कर उसे दबोच लिया। मेरा बायां हाथ उसके मुंह पर जम गया, मगर मैं ये भूल गया था कि वहां और बहुत से बच्चे मौजूद हैं। उनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी। वो सब बैक वक्त चीखने लगे। मैंने हिज़यानी अंदाज में अमान से कहा, तुम गाड़ी लेकर आओ। बच्चों की चीख पुकार से वहां एक क़यामत बर्पा हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। न सिर्फ हार जाऊंगा बल्कि मुमकिन है जिंदगी ही हार बैठूं, क्योंकि अंदर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने बेहोश करने के लिए शहाना की कनपटियां दबाना चाहीं तो मुझे मालूम हुआ कि वो दहशत से पहले ही बेहोश हो चुकी है। अमान बरकरफ्तारी से वापस चला गया। मैंने झपट कर शहाना को कंधे पर उठाया तो बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। मैंने गुर्रा कर तैमूर से कहा, हवाई फायर कर दो, और खुद बिजली की सी रफ्तार से खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी वक्त तैमूर ने लगातार 3 हवाई फायर किए। बच्चों का शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें यकलख्त थम गईं। वक्ती तौर पर मुहाफिजों की पेशकदमी रुक गई थी। मैं शहाना के नरम नाजुक वजूद को कंधे पर डाले बरक रफ्तारी से उस तरफ दौड़ रहा था जिधर अमान ने गाड़ी पार्क की थी। उसी वक्त मुझे दरवाज़ा बंद होने और बोल्ट गिरने की आवाज़ आई। मैंने भागते हुए मुड़कर देखा, तैमूर ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। बच्चों की आवाज़ें एक मर्तबा फिर बंगले में गूंजने लगीं। उसी वक्त मुझे अमान दिखाई दिया। वो गाड़ी को बंदूक से निकली हुई गोली की तरह हमारी तरफ ला रहा था। मेरे नज़दीक आकर उसने गाड़ी रोकी और उजलत से पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मैंने पहले शहाना को सीट पर लेटाया, फिर खुद भी बैठ गया। उस वक्त तक तैमूर भी पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था। मेरा इशारा मिलते ही अमान ने रिवर्स गियर लगाया और खतरनाक अंदाज में गाड़ी रिवर्स की। अचानक कहीं से एक फायर हुआ और गोली गाड़ी के बोनट से उचड़ती हुई निकल गई। मेरी नज़र बंगले की दीवार पर पड़ी तो हैरान रह गया। नोकदार सलाखों के पीछे मुझे 3 आदमी नजर आए। वो शायद बांस की सीढ़ियों पर खड़े हुए थे। उनके हाथों में दूरमार राइफल्स थीं और वो मुख्तलिफ जावियों से गाड़ी का निशाना ले रहे थे। फिर मुझे चौथा आदमी दिखाई दिया। वो सलाखों के दरमियान फंसा हुआ खड़ा था और बांस की एक लंबी सीढ़ी बाहर की समत लगा रहा था। मैंने गुर्रा कर तैमूर से कहा, राइफल मुझे दो। तैमूर आहिस्ता से बोला, हम राइफल नहीं लाए। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। क्या राइफल नहीं लाए? तो क्या बंसी और डोर लाए थे? मैं धाड़ा। अमान ने रिवर्स करते करते गाड़ी को खौफनाक अंदाज में दाईं तरफ काटा और गियर बदल कर गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। मैंने घूम कर देखा। आसिफ अली की दीवार पर चढ़ने वाला मुहाफिज अब जमीन तक पहुंच चुका था और खासी तेज रफ्तारी से गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने राइफल संभाल ली थी और हमारा निशाना ले रहा था। मैंने चीख कर कहा, गाड़ी को जिगजैग चलाओ। उसके साथ ही अमान ने गाड़ी को लहराया और राइफल गरज उठी, मगर गोली गाड़ी की साइड से उचड़ती हुई निकल गई। उस वक्त तक अमान गाड़ी को स्पीड दे चुका था। चश्मे ज़दन में हम मेन रोड पर निकल आए। मैंने गुर्रा कर हुक्म दिया, रफ्तार कम करो।
वरना खामखा कोई ट्रैफिक सार्जेंट पीछे लग जाएगा। शाहाना आड़ी तिरछी सीट पर पड़ी हुई थी। मैं भी एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था। मैंने बहुत एहतियात से शाहाना को सीट पर बिठा दिया। अब अगर बाहर से किसी की नजर पड़ती तो वो यही समझता कि शाहाना बैठे बैठे सो गई है। मैं भी आराम से बैठ गया। हमारी गाड़ी उस वक्त गोरा कब्रिस्तान के इलाके से गुजर रही थी। फिर मुश्किल से 10 मिनट में हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। मैंने तैमूर से कहा कि लड़की को उठाकर ऊपर बेडरूम में पहुंचा दो, उसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, फर्डिनेंड भी नहीं। फिर मैं बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। किसी भी मुहिम से कामयाब वापसी पर मैं बेइंतहा खुश होता था, मगर आज न जाने क्यों मेरा दिल बोझल हो रहा था और मुझे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि मैंने इस मासूम लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं जल्द से जल्द मूसा खान से कांटेक्ट करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही मुझसे राब्ता करेगा, मगर उसने अब तक राब्ता नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद तैमूर भी वापस आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम कैदी से मूसा खान का फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लो। वो बोला मैं तुम्हारे कहने से पहले ही उससे फ़ोन नंबर्स ले आया हूँ। इनमें से 2 डायरेक्ट मूसा खान के हैं, हम इन्हीं नंबर्स पर ट्राई करते हैं। मैंने उठते हुए कहा चलो फिर उसे फ़ोन करके मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हैं। उस वक्त हमारे पास वही लैंड क्रूज़र थी जो इससे कबल हम इस्तेमाल कर रहे थे। जिस मार्क 2 में हम शाहाना को लेकर आए थे वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसकी छत और साइड पर गोलियां लगी थीं, शायद इसलिए वो गाड़ी छुपा दी गई थी। फर्डिनेंड का कहना दुरुस्त था, उसके आदमी वाकई मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता थे। मैं चौंका था उस वक्त जब तैमूर ने गाड़ी रोकी। मैंने विंड स्क्रीन से बाहर का जायजा लिया। वो नर्सरी का इलाका था। मैं जानता था कि अगली गली में एक पीसीओ है। उन दिनों पीसीओ बाकायदा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया था। लोगों ने 4-4, 6-6 लाइनें लेकर पीसीओ कायम कर लिए थे। वो लोग न सिर्फ कॉल के पैसे चार्ज करते बल्कि हर 3 मिनट के बाद लोकल कॉल को भी नई कॉल में शुमार करते। बाज़ लोगों ने टेलीफोन डिपार्टमेंट के चंद लोगों की मिलीभगत से चोर बाजारी को उरूज पर पहुंचा दिया। वहां सिर्फ 50 और 100 रुपए में ओवरसीज कॉल भी मिल जाती। ये कॉल्स दूसरों के खाते में डाल दी जाती। नर्सरी का वो पीसीओ भी मसरूफ तरीन पीसीओ था। 10 मिनट इंतजार के बाद मेरा नंबर आया। वहीं छोटा सा एक बूथ लगा हुआ था। लोग उमूमन उसे इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर मैंने वहां बैठे हुए नौजवान से इंग्लिश में कहा कि मैं बूथ से बात करना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद मूसा खान लाइन पर था। वो आवाज से निहायत मुहज़्ज़ब और पढ़ा लिखा लगता था। उसने नरम लहजे में पूछा कौन साहब बोल रहे हैं। मैंने गुर्राक कर धीमे लहजे में कहा मैं तुम्हारा बाप कामरान बोल रहा हूँ। उसका लहजा एकदम बदल गया और फुनकारते हुए बोला मेरे आदमी को छोड़ दो कामरान। मैंने सर्द लहजे में कहा इसीलिए तुमने ग्लोरिया को अगवा किया है। उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा क्या करता, मजबूरी थी। उसे अभी तक शाहाना के अगवा का इल्म नहीं हुआ था। मैंने हंसकर कहा हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। ग्लोरिया को अगवा करना तुम्हारी मजबूरी थी और शाहाना को अगवा करना मेरी। वो बोला कौन शाहाना? उसके लहजे में इस्तराब था। मैंने हंसकर कहा तुम्हारी भांजी आसिफ अली की बेटी शाहाना। वो चीख कर बोला बकवास करते हो तुम। मैंने कहा अगर यकीन नहीं है तो वहां फोन कर लो या फिर सब्र करो, अभी वो लोग खुद ही राब्ता कायम करेंगे। फिर हंसकर कहा अब तुमसे रात को बात होगी। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और बूथ से बाहर निकल आया। तैमूर ने काउंटर पर पैसे दिए तो पीसीओ वाले ने कहा 6 मिनट के हिसाब से आपकी 2 कॉल्स हुई हैं। मैंने घूर कर देखा। अव्वल तो मैंने 6 मिनट तक बात ही नहीं की थी और अगर की भी थी तो 2 कॉल्स कैसे हो गई थी। मैंने कहा तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि ये गैर मुल्की इतनी अच्छी उर्दू बोल सकता है। तैमूर शायद बात बढ़ाने के हक में नहीं था। उसने खामोशी से उसे पैसे दिए और मेरा हाथ पकड़ कर बाहर निकल आया। बोला हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। मूसा खान ने अब तक अपने आदमियों को पीसीओ की तरफ दौड़ा दिया होगा। मैंने तज़ीक आमेज़ लहजे में कहा माय डियर तैमूर, हम इस वक्त लंदन या न्यूयॉर्क में नहीं हैं बल्कि कराची में हैं। टेलीफोन डिपार्टमेंट अगर इतना ही फाल होता तो क्या ही अच्छा होता। वो बोला मगर मूसा खान भी कोई मामूली नहीं है। उसकी पहुंच एक आम डीसी से लेकर सदर पाकिस्तान तक है। अब तक उसने एक हंगामा कर दिया होगा। कोई टेलीफोन नंबर आम आदमी तो ट्रेस नहीं कर सकता, मगर मूसा खान आम आदमी नहीं है। मैंने कहा अच्छा बाबा, मूसा खान की कसीदा खानी को छोड़ो और यहाँ से निकलो। हम दोनों गाड़ी में सवार हो गए। हमारी गाड़ी उस गली से निकल रही थी। उसी वक्त मुझे एक सुजुकी हाईरूफ दिखाई दी। उसमें करख्त चेहरों वाले 6 आदमी थे। मुझे न जाने क्यों यकीन था कि ये मूसा खान के ही आदमी हैं। तैमूर ने मेरी तरफ देखा जैसे कह रहा हो देखा। मैंने कहता था कि मूसा खान अपने आदमियों को पीसीओ की तरफ दौड़ा चुका होगा। मैंने सोचते हुए कहा मेरा ख्याल है तैमूर के इन आदमियों को वापस न जाने दें। तैमूर ने हैरत से कहा वापस न जाने दें? क्या तुम इन 6 पले हुए सांडों को पकड़ कर ले जाओगे? मैंने हंसकर कहा मेरा जहन अभी तक बिगड़ा नहीं है। इन लोगों को साथ ले जाकर मैं इनका चार डालूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इन्हें अब वापस न जाने दें। वो बोला तुम्हारा मतलब है कि? मैंने उसकी बात काट दी। कहा हाँ मेरा यही मतलब है। तैमूर ने कहा मगर पहले ये कन्फर्म तो हो जाए कि ये मूसा खान के ही आदमी हैं।
ऐसा ना हो कि धोखे में गैर मुतल्लिका और बेगुनाह आदमी मारे जाएं। मैंने कहा यह तो अभी कंफर्म हो जाएगा, गाड़ी वापस लो, मगर पहले असलहा चेक कर लो। तैमूर बोला मगर इस पुररौनक और भरे पूरे इलाके में इन्हें, मैंने झुंझला कर कहा, अक्ल से काम लिया करो, इन्हें अपने पीछे लगाकर किसी वीरान सड़क पर ले जाएंगे। तैमूर ने गाड़ी टर्न की और दोबारा पीसीओ के सामने पहुंच गया। पीसीओ के बाहर हाई रूफ मौजूद थी और स्टीयरिंग पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही पीसीओ वाले से पूछगिछ कर रहे थे। मैंने तैमूर को गाड़ी में बैठने की हिदायत की और खुद पुरएतमाद अंदाज में नपे तुले कदम रखता हुआ एक मरतबा फिर पीसीओ में दाखिल हो गया। मैंने काउंटर के पीछे उसी शख्स को मुखातिब किया जिससे मेरी बहस हुई थी। मैंने कहा यहाँ मेरी डायरी रह गई है, वो डायरी मेरे लिए बहुत कीमती है, उसमें इंतहाई अहम एड्रेस है, प्लीज जरा देखिए वो मैं यहाँ तो नहीं भूल गया। ये कहते हुए मैंने गैर महसूस अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लिया। उनमें दो मेरे बिल्कुल नजदीक खड़े हुए थे और पीसीओ वाले से मेरा हुलिया मालूम कर रहे थे। वो बोला अगर आपकी डायरी यहाँ हुई तो वो कहीं नहीं जा सकती, अगर जहमत ना हो तो आप आधे घंटे के बाद मालूम कर लें। मैंने कहा ठीक है, मैं आधे घंटे के बाद फिर आ जाऊंगा। ये कहकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मूसा के दो आदमियों में से एक मेरी तरफ लपका। उसने अक्खड़ लहजे को नरम बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आप मिस्टर जेम्स हेडले हैं? उसने हंसकर कहा। मुझे भी बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने कहा मैं और जेम्स हेडले? आपको किस बात से शुबा हुआ कि मैं जेम्स हेडले हूँ? अरे भाई, हेडले अमेरिका का मशहूर मारूफ राइटर है, कहाँ मैं और कहाँ वो। उन्हें उस मुलाजिम ने मेरा हुलिया और फर्जी नाम बता दिया होगा। मैं अब भी उसी मेकअप और लिबास में था। वो बोला अभी तुमने यहाँ से मूसा खान को फ़ोन किया था ना? मैंने हैरान होने की अदाकारी की, कहा मूसा खान, मैंने ये नाम पहली मरतबा सुना है। उस शख्स ने एक रिवॉल्वर निकाल लिया और गुर्रा कर बोला, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें अभी और इसी वक्त मूसा खान के पास चलना होगा। मैंने कहा मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ, मगर पहले ये बताओ मूसा खान है कौन और मुझसे उसकी क्या दुश्मनी है? ये कहते हुए मैंने गैर महसूस तरीके से अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने बड़ी तेज रफ्तारी से यूआर गन निकाल ली। पीसीओ में मौजूद लोग रिवॉल्वर देखकर पहले ही बाहर निकल गए थे। काउंटर के पीछे खड़ा हुआ लड़का हैरत से पलकें झपकाए बगैर मुझे देख रहा था। मैंने यूआर गन को वहीं आजमाने का फैसला कर लिया। कहने को वो लोग मूसा खान के आदमी थे, मगर अभी तक अनाड़ी थे। उन लोगों को ये भी एहसास नहीं हुआ था कि मैंने गन निकाल ली है। मैंने कहा तुम लोगों का लीडर कौन है, मैं उससे बात करना पसंद करूंगा। उस शख्स ने सीना तान कर कहा, मैं ही लीडर हूँ। मैंने तवील सांस ली, कहा मूसा खान मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो बोला ये तो मूसा खान ही बता सकेगा। मैंने गोया हथियार डालते हुए कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। फिर कहा लेकिन प्लीज इन खिलौनों को जेब में रख लो। मैंने उसके रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया। फिर कहा अगर तुम्हें ये खुशफहमी है कि गन पॉइंट पर मुझे ले जाओगे तो ये भी करके देख लो। वो जल्दी से बोला, अरे नहीं, अगर तुम शराफत से चलने पर आमादा हो तो हमें क्या जरूरत है खामखा खून खराबे की, चलो हमारे पीछे आओ। मैंने यूआर गन गैर महसूस तरीके से पेंट की बेल्ट में उड़स ली। वो गन किसी भी वक्त मैं निकाल सकता था। उन बेवकूफ़ों ने मेरी तलाशी भी नहीं ली थी। मेरा अंदाजा था कि वो तीसरे दर्जे के बदमाश थे जो सिर्फ लड़ना झगड़ना जानते थे, मगर अपनी खोपड़ी को कभी जहमत नहीं देते थे। मैं खामोशी से उनके साथ निकल गया। लीडर ने मुझे हाई रूफ में बैठने का इशारा किया और बोला, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें बाइज्जत तरीके से ले जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। हाई रूफ में बैठने से पहले मैंने तैमूर को इशारे से बता दिया कि हमारे पीछे आओ। मुझे उन्होंने हाई रूफ के पिछले हिस्से में बिठा दिया और रवाना हो गए। शारा फैसल पर उनका रुख एयरपोर्ट की तरफ हो गया। मैंने हैरत से सोचा कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। जल्द ही मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई। बलोच कॉलोनी से उन्होंने हाई रूफ को दाईं तरफ मोड़ लिया। उस रास्ते पर आगे जाकर मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद के गुंजान आबाद इलाके थे। फिर आगे जाकर वो उस रोड पर चलने लगे जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाती थी। ये इलाका बिल्कुल वीरान था और मेरे लिए इंतहाई मौजू था। मैंने अचानक यूआर गन निकाल ली और गुर्रा कर कहा, तुम में से कोई अपनी जगह से हरकत न करे, वरना बहुत इबरतनाक मौत मरेगा। इस गन से निकलने वाली मोहलक और इंतहाई ताकतवर शुआएं मोटी आहनी चादर में सुराख कर देती हैं।